गिल्लू की कहानी बुक आपने लिखी है। गिल्लू हम सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा जी का बड़ा चर्चित पात्र है। उनका रेखा चित्र है गिल्लू नाम से, तो इसलिए हमने इसको गिल्लू की नई कहानी कहा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो सच्चा साहित्यकार होता है वो किसी और को पहुंचाने के लिए लिख रहा होता है, वह अपने लिए लिख रहा होता है। 2 लाइनें सुनाती हूँ। एक कत्ल है हुआ इधर, एक कत्ल है हुआ इधर, कातिल कोई नहीं, खंजर है सबके हाथ। दादी नानी की किस्से कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस्से और कहानियां किस तरह से बनती हैं? तो आज हम इस बारे में जानेंगे। और आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर निधि अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि पेशे से एक डॉक्टर और साथ ही एक राइटर भी है। स्वागत करती हूँ मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। पहले ये पूछूंगी कि आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा? निश्चित ही रूप से बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर, और इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सबके माध्यम से जो गिल्लू की नई कहानी है वो अपने सही ऑडियंस तक और रीडर्स तक पहुंचेगी। और आपकी ये जो बुक आपने लिखी है उसके बाद जब ये प्रकाशित हुई है, अब तो उस टाइम की जब आपकी खुशी थी, जब आपको स्टेज पे बुलाया गया होगा, उस टाइम की खुशी आप थोड़ी सी आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाइए। जो ये किताब है गिल्लू की नई कहानी, ये मेरी 4th बुक है। इससे पहले मेरी 3 किताब और आ चुकी हैं। और इस किताब को लिखने का अनुभव बिल्कुल अलग है क्योंकि ये कोई इसमें मैंने कल्पनाएं नहीं की हैं। गिलहरी का बच्चा जिस तरीके से मेरे पास आया और आगे भी जो और बच्चे आए और जो हमारा इंटरेक्शन उनके साथ रहा, एक एक शब्द इसमें जो लिखा गया है वो मेरा जिया हुआ, अनुभव किया हुआ है। और बिल्कुल जो रियल स्टोरी है, बिल्कुल जिस तरीके से संवाद उसके आसपास हम लोगों के बीच हुए, वही सब इसमें आया है। और इसे लिखने की खुशी इसलिए बिल्कुल अलग थी क्योंकि ये जो किताब है ये मैंने अपनी छोटी बिटिया की जिद पर लिखी, और वो डेली आकर स्कूल से मुझसे पूछती थी कि आपने गिल्लू के बारे में लिखा क्या। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि किताब कब आएगी और वो इसको पढ़ना चाहती हैं। तो जो जैसा भी आपने कहा कि दादी नानी के किस्से सुनकर हम बड़े हुए, तो मुझे लगता है कि ये मैंने एक तरीके से वो ऋण उतार दिया है। और ये मेरे ही बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को किताब बहुत पसंद आने वाली है। तो जो गिल्लू की कहानी बुक आपने लिखी है, इस बुक का नाम आपने गिल्लू की कहानी ही क्यों रखा? क्योंकि इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स है, काफी सारी गिलहरी के बच्चों के बारे में बात किया आपने। इसलिए इसको गिल्लू की नई कहानी हमने कहा। पहले तो मैं नई को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस लिए है, क्योंकि जो गिल्लू हम सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा जी का बड़ा चर्चित पात्र है। उनका रेखा चित्र है गिल्लू नाम से, तो इसलिए हमने इसको गिल्लू की नई कहानी कहा। और गिल्लू तो इसका नाम होना ही था क्योंकि मुख्य पात्र तो गिल्लू ही था जिससे हमने संवाद किया। और वो क्योंकि अकेला था, उसका कोई भाई बहन हमारे पास नहीं था, तो उसने हमें अपना परिवार माना। उसके आगे जितने भी बच्चे मेरे पास आए, वो 2 भाई बहन थे या 3 भाई बहन थे, तो उन्होंने हमें उस रूप में नहीं अपनाया। हम उनको संरक्षण तो दे रहे थे, लेकिन उनकी जो आत्मीयता थी वो अपने ही भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स के साथ ही थी। उसके बाद जब गिल्लू आपके पास आया, वो पहला मौका कब था जब आपने गिल्लू को पहली बार अपने पास पाया? ये कोविड के टाइम की ही बात है। और मैंने जैसा किताब में भी लिखा है कि जो मेरा कुक है, संतोष नाम है उनका, तो वह उसको लेकर आए थे और मुझे लगा इसके हाथ में कुछ तो है। तो मैंने पूछा, संतोष क्या है? तो उसने कहा गिलहरी का बच्चा। तो हम सब एकदम से चौंक गए कि गिलहरी का बच्चा कैसे हाथ में हो सकता है, और बहुत छोटा सा, इतना सा वो था। और फिर मैंने उससे लिया उसको, बच्चे को अपने हाथ में। तो मैं उसको हाथ में भी नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि वो इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है कि आप उसको छूते में भी डरते हो कि कहीं हम इसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। तो हमने उसको पहले एक टब में रखा और धीरे धीरे हम अभ्यस्त हुए उसको छूने के, और वो हमारे लिए भी अभ्यस्त हुआ। बाद में तो वह हमारे ऊपर चढ़कर भी खेलता था और हम लोग हंसते थे कि शायद ही हम लोगों को पेड़ समझता है जो हम लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से। उसके बाद जब वो पहली बार आपके पास आया, आपके घर में वो रहा, आपने उसका खान पान, उसकी देख रेख किस तरह से? ये बिल्कुल एक नया अनुभव था हमारे लिए, एक गिलहरी के बच्चे का पास में होना, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था किसी के पास। और हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसको क्या देना सही होगा। ये डर बना रहता है, जैसे एक नवजात शिशु के साथ भी होता है कि हम कुछ उसको ऐसा ना दे दें कि उसको नुकसान कर जाए। और हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं था उस वक्त की जिससे हम सलाह ले सकते। तो हमने गूगल किया उसके बारे में, विकिपीडिया पे पढ़ा, और फिर सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला। और वहाँ से भी कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि हाँ, हमने गिलहरी के बच्चे को ऐसे पाला है,
जो अनाथ बच्चा हमको मिला या घायल बच्चा मिला, तो उनसे भी हमने बात की और उनसे सलाह ली। आपको जब वो मिला तब आपके मन में एक पहला एज अ ह्यूमन अगर आता है कि हम इसको किसी ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। बेसिकली मैं कहूँ तो हॉस्पिटल्स वगैरह भी होते हैं इसके लिए, तो आपने वो नहीं सोचा कि मैं उसको हॉस्पिटल में दे दूँ? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब पहले मुझे मिला वो हम लोगों को, तो जो सबसे पहला विचार हमें आया वो आया था उसकी माँ से मिलवाने का। और हमने पूरी कोशिश की, उसको उन जगहों पर रखा पूरे केयर के साथ में कि उसको कोई बड़ा पक्षी नुकसान ना पहुंचा दे। तो कोई ना कोई हमारे परिवार से या स्टाफ से वहाँ खड़ा रहता था और हम उसको छोड़ते थे कि बाकी गिलहरियों से उसका इंटरेक्शन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बड़ी गिलहरी आई जो उसको सूंघ के चली गई, लेकिन उसको अपने साथ नहीं लेकर गई। तो वह जो विचार था कि वह अपनी माँ से उसका रीयूनियन हो जाए, वो नहीं हो पाया। और दूसरा जो आपने प्रश्न कहा कि उसको किसी हॉस्पिटल में हम दे देते, तो ये एक विडंबना है हमारे देश में। आप देखें कि अगर सड़क पर कोई विक्षिप्त व्यक्ति भी घूम रहा होता है, उसके लिए भी प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, और गिलहरी के बच्चों के लिए तो निश्चित ही नहीं है। कम से कम झांसी शहर में तो नहीं है जहां मैं रहती हूँ। लेकिन हमने ज़रूर ये कोशिश की फिर कि जो वेट हैं उनके नंबर हमारे पास में हों और हम उनसे संपर्क कर सकें अगर वह बच्चे किसी दिक्कत में आते हैं। और इस किताब में भी मैंने लिखा है कि आगे जब बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, तो वेट ने घर पर आकर उनको देखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, और उन्होंने उनको प्रॉपर दवाइयाँ दी, सप्लीमेंट्स दिए, और उनको पूरी अच्छी तरीके से हम स्वस्थ करके भेज सकें। दूसरा, उसको कहीं और भेजने के बारे में हमने इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि यह तो तय बात थी कि वो इसी एनवायरनमेंट में से कहीं से आया है। और आप जानते हैं कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं, उनकी वो जो दुनिया को पहचानते हैं वो महक से पहचानते हैं। तो हमने कभी उसको इसीलिए शिफ्ट भी नहीं किया, किसी और अन्य स्थान पर भी नहीं छोड़ा कि ये अपना जो इसका जन्मभूमि है इसकी, ये वहीं रहे, क्योंकि वहाँ इसकी गंध रची बसी है। मैम, आपने इस बुक में जो है भाषा शैली सबसे बड़ी चीज होती है, तो आपने इस बुक में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? इस किताब की जो भाषा है, मैंने जैसा पहले आपको कहा कि संवाद की भाषा है, और उस संवाद में मेरे बच्चे, मैं, हम सभी शामिल हैं। और इस किताब की बहुत ही सहज सरल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, जो कि 5th क्लास के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई समझ सकेगा और उससे कनेक्टेड फील करेगा। आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं ये बुक लिखती हूँ करके, अपनी जो स्टोरीज हैं, अपनी स्टोरीज लोगों तक पहुँचाती हूँ? आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? मेरी जो और कहानियाँ हैं उनसे तो यह किताब बिल्कुल अलग है, और ये निश्चित ही अगर गिलहरी का बच्चा मेरे पास नहीं आया होता तो यह किताब नहीं लिखी जाती। तो इसको लिखने की कहानी तो बिल्कुल अलग है कि मुझे लगा कि अगर मैं इसे नहीं लिखूंगी तो कहीं ना कहीं मैं इसको भूल जाऊंगी, या उतनी शार्पनेस के साथ मुझे याद नहीं रहेंगी, मेरी स्मृतियाँ धूमिल हो जाएंगी। और जब गिल्लू बाहर जाने लगा तो मुझे लगा कुछ बहुत प्यारा, बहुत अनोखा जो घट रहा था उसको शायद हम खोने वाले हैं। तब विचार आया कि क्यों ना इसको सहेज लिया जाए इस तरीके से लिखकर। इसके इतर साहित्य के संदर्भ में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, जो आपने पूछा कि क्यों लिखते हैं हम कहानी, क्यों मन में विचार आता है कि हम औरों तक उसको पहुँचाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो सच्चा साहित्यकार होता है वो किसी और को पहुँचाने के लिए लिख रहा होता है, वह अपने लिए लिख रहा होता है। जो हमारा समाज है, आसपास हमारी जो दुनिया है, उसमें बहुत सारी हमारी असहमतियाँ होती हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हम देखते हैं जिससे हमारा मन व्यथित होता है। उस बेचैनी से मुक्ति के लिए और एक उस सुंदर संसार के सृजन के लिए जो कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हो, या आगे हमारे जो बच्चे हैं उनको जैसे सुंदर सुरक्षित दुनिया में हम छोड़ कर जाना चाहते हैं, उस दुनिया के निर्माण के लिए हम लोग लिखते हैं। जब वो गिलहरी का बच्चा आपसे दूर गया तो उस टाइम आपका कितना था कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैमिली मेंबर हो जाता है, और जब कोई फैमिली मेंबर आपसे दूर होता है तब कहीं ना कहीं दुख होता है, तो उस टाइम आप पे दुख जो था वो ज्यादा था या आपकी खुशी ज्यादा थी? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी का बच्चा मेडिकल में सेलेक्ट हो जाता है, IAS ऑफिसर बन जाता है, बाहर जाता है, तो एक कसक तो होती है, एक रिक्तता आपको महसूस होती है कि आपकी, क्योंकि वो दिनचर्या में शामिल हो गया होता है। लेकिन ये खुशी तो होती है कि जब आपका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो हमें भी ये खुशी होती थी कि हाँ, अब हमारा गिल्लू अपनी दुनिया बसाएगा नई, और वो नैसर्गिक जीवन जिएगा जो कि गिलहरी का जीवन होता है। और एक जो सबसे बड़ी आश्वस्ति थी वो यह थी
कि वो रोज हमसे मिलने आता था, टेरेस पे हमको बाहर दिखाई देता था और जैसे ही हम बालकनी में जाते थे दौड़कर हमारे पास आता था। और मैंने इस किताब में भी लिखा है कि एक गिलहरी मुझे पहचानती है, इस सुख को मैं कैसे कहूँ। इसको मैं बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद और भी काफी गिलहरी के बच्चे आपके पास आए, तो फिर उनका भी क्या इसी तरह का इंटरेक्शन था आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो गिल्लू था वो हमें परिवार मानता था, शायद वो अकेला था इस कारण। और एक प्रसंग का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि बाद में जब 2 गिलहरी के बच्चे मेरे पास थे, जॉय और सेलिना, तो उनमें से एक दिन जॉय शाम को घर नहीं लौटा, तो केवल वे दिन था सेलिना जब हमारे आसपास घूमती रही, उसने हमको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और तब उसने हम लोगों का सानिध्य चाहा, हम लोगों का साथ चाहा। अन्यथा वो दोनों भाई बहन साथ में रहते थे। सेलिना और जॉय जब आप लोगों को मिले तो क्या किसी बीमार हालत में वो आपके पास आए या फिर उनको चोट लगी थी जिस वजह से वो आपके पास आए? ये 3 बच्चे हमको मिले थे, जॉय, सेलिना और एलेक्स। और एक गिलहरी हम लोगों को मृत मिली थी अपने प्रांगण में, और फिर हमने ढूंढा तो एक घोंसला मिला जिसमें 3 बच्चे थे और ऐसा हमने एज्यूम किया कि शायद ये उसी गिलहरी के बच्चे हैं, क्योंकि हम 2 दिन तक ऑब्जर्व करते रहे कि इन बच्चों के पास कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कोई उनको टेक केयर करने के लिए नहीं आया। और तब फिर उन तीनों बच्चों को हमने अडॉप्ट किया और उनकी आंखें भी तब नहीं खुली थी, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे थे वो। और फिर उनको सिरिंज से हम लोग दूध वगैरह देते थे और फिर वो बड़े हुए। तो क्या गिल्लू की जगह कभी सेलिना ने, जॉय ने कभी लेने की कोशिश की हो, या ऐसा हुआ हो कि आपको जब गिल्लू आप लोगों से दूर गया तो सेलिना ने और जॉय ने उसकी कमी पूरी की हो? वो बेचारे कोशिश तो खैर क्या ही करते, क्योंकि वे तो जानते भी नहीं होंगे कि कभी गिल्लू हमारे पास रहा था। हाँ, लेकिन जैसे हर बच्चे के संग आपका एक अनुभव होता है, 2 भाई बहन भी होते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं, तो दोनों का बिहेवियर बहुत अलग होता है। तो हमारा अफेक्शन और हमारी चिंता तो बिल्कुल वही थी इन दोनों बच्चों के लिए भी, और हमारा ध्येय भी यही था कि इनको हम एक सुरक्षित पाल पोस के बड़ा करें और ये वापस अपनी नैसर्गिक दुनिया में जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनकी तरफ से था वैसा अफेक्शन नहीं था जैसा गिल्लू का हमसे था। गिल्लू हमको ज़्यादा अपना मानता था, हमारे पास सुरक्षित महसूस करता था। ये बच्चे हमारे हाथ से खाते हुए भी एक निश्चित दूरी हमसे बनाकर रखते थे। अच्छा, तो ये पूरा दिन आपके पास, आपके घर में ही रहते थे, या कभी कभी जैसे होता है कि खाना खाने आ गए फिर उसके बाद बाहर चले गए, फिर दोबारा जब सोने का टाइम हुआ तब वापस घर आ गए? जब छोटा था गिल्लू तब तो हमारे पास ही रहता था, लेकिन घर का गेट खुला रहता था और डेली हम उसको टेरेस पे छोड़ते थे। और एक बास्केट थी जिसके अंदर हम उसको रखते थे कि रात को सोए तो पैरों में ना आ जाए धोखे से किसी के। तो दिन में हम उसको टेरेस पे छोड़ देते थे, वो पेड़ पौधों पे घूमा करता था और फिर जब उसको सोना होता था तो या तो मेरे ऊपर चढ़ के मेरी गोदी में सो जाता था या अपनी बास्केट में वापस चला जाता था। और जब वो बड़ा हो गया तो फिर वो खुद से ही बाहर चला जाता था और जब उसका मन करता था तो लौट आता था। उसके लिए हम एक गेट खुला रखते थे जिससे कि वो अंदर आ सके। जैसे आपने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सेलिना और जॉय के बाद भी आपके पास 2 और गिलहरी के बच्चे आए थे, तो क्या ये कोई कनेक्शन है कि पहले गिल्लू के बाद सेलिना के साथ जॉय, उसके बाद अब 2 और, तो क्या ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि ये फैमिली कहीं ना कहीं उनकी आ रही है आप लोगों के जी, पास? मैंने उसमें लिखा भी है कि शायद गिलहरियों में ये अफवाह फैल गई है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रैच है, यहाँ बच्चे छोड़कर आप लोग घूमने जा सकते हैं। तो जो आपने बात के 2 बच्चों की बात की, मैक्स और फ्रैंकी, उनको नाम हमने दिया था। तो वो तो हमको एक वॉशिंग मशीन के पीछे मिला हमारे घर के, और एक जो जाल होता है वहाँ पर मिला था। इनकी माँ के विषय में हम कुछ नहीं जानते, उनको भी हम लोगों ने वही किया था कि उनके लिए खाना पानी रख दिया था और फिर वेट करते रहे थे कि कोई गिलहरी शायद आके इनको ले जाए, क्योंकि गिलहरी अपने मुंह में दबा के ले जाती है बच्चों को, उठा के ले जाती है अगर उसके बच्चे खोते हैं। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मे बी शायद नहीं रही होगी इसकी माँ, यही मैं सोच सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास आए थे। अच्छा, जिस तरह की भाषा शैली का आपने इस्तेमाल किया अपनी किताब में, बहुत सरल भाषा है। आप हमारे आने वाले राइटर्स को जो खुद लिखते हैं पर कहीं ना कहीं उनके कमी पड़ जाती है शब्दों की, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? जो भाषा शैली की आप बात कर रहे हैं, देखिए वह हर राइटर की अपनी होती है।
और विषय के अनुरूप होती है। मैं अपने लिए भी अगर मैं कहूँ कि जिस भाषा में मैंने गिल्लू को लिखा है, इस भाषा में मेरी और कहानियां आपको नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपको जटिल लगे या किसी पाठक को जटिल लिखे, लेकिन जैसा विषय होता है उसी के अनुरूप आपकी भाषा होती है। निबंध की भाषा अलग होती है, कविता की अलग होती है। और क्योंकि ये जो किताब है, इसको लिखते हुए जो टारगेट हमारा रीडर एज ग्रुप है, उसमें हमने बच्चों को शामिल किया है। क्योंकि अगर बच्चों तक ये किताब पहुंचेगी तब उनके भीतर एक जो मानवीय, अभी जिस समय में हम जी रहे हैं, आप देखिए कितने युद्ध चल रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, कितनी जाने जा रही हैं, तो मानव के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं बचा है। उस समय में हम बात कर रहे हैं मानवेतर दुनिया में संवेदना जगाने की। और अगर हम बचपन में बच्चों को एड्रेस नहीं करेंगे, अभी से उनके अंदर ये सहानुभूति, ये संवेदनाएं नहीं जगाएंगे, तब आगे जाके तो ये होने वाला नहीं है। तो इस किताब को लिखते हुए बिल्कुल मेरे दिमाग में यह बात थी कि छोटे से छोटा बच्चा, बस मैं कहती हूँ आपको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, तो ये बुक आपके लिए है, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। आने वाले जो राइटर्स हैं वो भी काफी कुछ जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह की किताबें पढ़े, किस तरह के शब्द जो है अपने लिए या अपनी कहानी के लिए यूज करें? एक ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं उसे कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, या आपका लिखने का उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वो एक कमर्शियल राइटिंग हो गई, और जिस तरीके का आपका क्लाइंट डिमांड करेगा आपको उस तरीके से लिखना होगा। और अगर आप विशुद्ध साहित्य की बात करें, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो विशुद्ध साहित्य की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती। तो वह हर साहित्यकार की अपनी एक अलग भाषा होती है, उस पर वो निरंतर काम करता है, वहां से वो भाषा परिष्कृत होती जाती है, और लेखक की ही नहीं पाठक की भी होती जाती है। वह पाठक जो शुरू में सरल किताबें पढ़ रहा होता है, धीरे धीरे वो जटिलता की ओर बढ़ता है और उसे फिर वो जटिल ही सरल भी लगने लगता है। तो हम जो कहते हैं कि एक लेखक का परिमार्जन होता है, वैसे ही पाठक का भी परिमार्जन होता है। तो अगर कोई नया लिखना शुरू कर रहा है, तो निश्चित ही वो अपनी जो बोलचाल की भाषा है, जो आपके सबसे पास की कहानी होती है, उस समय पर आप उस कहानी से शुरुआत करते हैं, जैसा आप बोल रहे होते हैं वैसा आप लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप मजते जाते हैं और एक जो साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक परिवेश है, उसको चुनना आप अपने आप सीख जाते हैं। कई बार क्या होता है मैम कि साहित्य की भाषा लोगों को काफी ज्यादा टफ लगती है, समझ भी नहीं पाते, उसके काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आजकल की जनरेशन में तो उन्हें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या उनकी जगह जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं? मैं तो इससे कभी भी सहमत नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ की भाषा हिंदी है, और विशेषकर अगर हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर यूथ इंग्लिश बोल रहा है तो फिर हम उस संवाद को हिंदी में कैसे लिखें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यूथ तो पूरी की पूरा संवाद इंग्लिश में कर रहा है, और अगर हम पूरा का संवाद इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर वो हिंदी साहित्य कहाँ बचा। उससे तो बेहतर है हम उसको अपनी कहानी को इंग्लिश में ही लिख लें। अगर हमें सोचना ये है कि यूथ इतना इंग्लिश बोल क्यों रहा है। अगर आपको और मुझे दोनों को हिंदी आती है, तो हम अपनी मातृभाषा बोलने में इतना शर्माते क्यों हैं। हमें तो हिंदी के गौरव को बढ़ाना है, हमें उसके बारे में सोचना है। जो आजकल के राइटर्स हैं, हम लोगों की जनरेशन के, उनको क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक लेख को लिखने में? देखिए, कोई गलती कर रहा है वह इतना गलत नहीं है, लेकिन वो उस गलती को सुधारना नहीं चाहता, तो वहाँ सोचने वाली बात है। कोई भी आप क्षेत्र में आते हैं तो उस क्षेत्र की अपनी डिमांड्स होती हैं, आपकी अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत वहाँ पर जरूरी है। तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं हिंदी साहित्य से नहीं आती, मैं चिकित्सक हूँ, उस तरीके से हिंदी मैंने नहीं पढ़ी है, या जितनी पढ़ी भी थी 12th तक, तो काफी कुछ विस्मृत हो जाती है जब आप उसका उतना उपयोग नहीं कर रहे होते, या उतना उसके व्याकरण के प्रति आप सचेत नहीं रहते हैं। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो जो बात आप कह रहे हैं, मैं फेसबुक पे लिखती थी, तो निश्चित रूप से उसमें वर्तनी की गलतियां होती थी, मेरी तरफ से भी होती थी और टाइपिंग एरर्स भी होती थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया कि आप ये गलत लिख रहे हो, और मैंने उसको समझा और उनको सुधारा, और आज भी मैं सुधारती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मुझसे लिखने में कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम बार बार पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसको याद रखते हैं। तो मैं नए लेखकों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। इससे थोड़ा सा प्यार और कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इतना मुश्किल नहीं है, हम सब ने 12th तक तो हिंदी पढ़ी ही है, सिर्फ उस तरफ
थोड़ी सी सजगता बरतने की ज़रूरत है। आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। आजकल के यूथ को अगर कुछ लिखना है, हिंदी में अगर लिखना है, तो किस तरह की बुक्स जो है उन्हें रीड करनी चाहिए, या ऐसी कौन सी किस तरह की कविताएं हैं या कहानियां हैं जो वो अपने लेख को उस तरह पे ढाल सके? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी किताब को पढ़ के कोई किताब लिखी जाती है। लिखना हमेशा अपने अनुभव से और अपने अंदर की बेचैनी से उपजना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप कोई कमर्शियल राइटिंग कर रहे हैं तब एक अलग बात है कि अगर आपको क्रिकेट पर कुछ आलेख लिख कर देना है किसी मैगजीन को, तो निश्चित रूप से क्रिकेट पर जितनी भी किताबें आई हैं आप वो पढ़ेंगे या मैचेस देखेंगे, वो एक अलग विषय हो गया। अन्यथा अगर हम साहित्यिक बात करें तो जो बेचैनी आपके भीतर होगी, जिस चीज़ से आपकी असहमति होगी या जिस चीज़ ने आपको बहुत खुशी दी हुई होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभव मेरा ही हो, मेरे आसपास का भले ही हो, मैंने उसको किस दृष्टि से देखा। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी घटना घटी तो उसको सिर्फ लिख देना वो कहानी बनाना नहीं होता, वो साहित्य नहीं होता, क्योंकि ये काम तो अखबार वाले भी कर रहे हैं ना, रिपोर्टर भी कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ उतना भर लिख देते हो तो वह तो एक रिपोर्ट बन जाएगी। उसमें आपने किस अलग दृष्टि से उसको देखा, किस तरीके से उसको गूंथा अपने विचारों के साथ, तब जाकर कहानी बनती है। और ये तो आपके भीतर से ही उपजेगा, ये कोई किताब पढ़कर आप नहीं सीख सकते। अगर मुझे अपनी लाइफ का कोई किस्सा लिखना है या हमारे व्यूअर में से किसी को अपनी लाइफ का कोई किस्सा लिखना है, तो वो शब्दों को किस तरह से पिरोए कि वो एक कहानी का रूप ले ले या किसी कविता का रूप ले ले? देखिए, कहानी तो सबके पास होती है। आपने शुरू में कहा कि दादी नानी भी कहानी सुनाती थी, और आप चौपाल में चले जाइए, किसी के पास भी बैठ जाइए, बड़े रोचक ढंग से वो खूब सारे किस्से आपको सुना देगा। तब उन किस्सों में और कहानियों में अंतर क्या है? अगर हम साहित्यिक कहानियों की बात करें तो भाषा और शिल्प का अंतर आता है। जहाँ पर हम शिल्प की बात करते हैं वहाँ पे रचनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है कि कैसे आपको मेटाफर को यूज करना है, किस रूपक में बात करनी है। और ये इतना एक कुशलता मांगता है कि हो सकता है मैं आपसे बात करूं, आप मुझे अपनी कोई कहानी बताएं और मैं उस कहानी को लिखूं, और जब आप उस कहानी को पढ़ें तो आप भी ये न जान पाए कि कहानी आपकी कहानी सुनकर लिखी गई है। तो ये एक लेखक की निपुणता और कुशलता होती है। तो कहानी तो वही कहानी आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस कहानी में हम अपनी दृष्टि को कैसे शामिल कर सकते हैं, उसमें अपने जीवन अनुभव कैसे मिला सकते हैं, ये जो शिल्प को साधना है, यह समय के साथ सीखना होता है। और ये शिल्प को समझने की जो स्किल है, ये जरूर आपको बड़े लेखकों को पढ़कर मिलती है। तो इस कारण आपको बड़े लेखकों को पढ़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपने कहा कि किन लेखकों को पढ़ें, कैसा पढ़ें, तो वो हर पाठक की अपनी एक पसंद होती है। उस पसंद के अनुरूप वो अपने लेखक चुनता जाता है, उस लेखक को जितना पढ़ता है, और फिर उस लेखक से ही कई बार रिकमेंडेशन मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी कहानियों में, उसकी जीवनी में अन्य लेखकों का विवरण आता है, तो एक से दूसरा द्वार खुलता जाता है। मैम, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स तक एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा दोहा आप जरा सुनाइए। 2 लाइनें सुनाती हूँ। एक कत्ल है हुआ इधर, एक कत्ल है हुआ इधर, कातिल कोई नहीं, खंजर है सबके हाथ में, शामिल कोई नहीं। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। अब मैम, जैसे कविता की बात हुई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कविता और कहानी, कितना फर्क इन दोनों के बीच में होता है? बहुत फर्क होता है, और क्योंकि मैं मूलतः एक कहानीकार हूँ तो मैं तो कहानी लिखने में अधिक सहज महसूस करती हूँ, क्योंकि शब्द सीमा ज़्यादा होती है, ज़्यादा खुले उससे आप अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता में तो कम शब्दों में आपको बड़ी बात कहनी है, तो उसको साधना ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन यही प्रश्न आप किसी कवि से करेंगे तो वह उल्टी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कहानी लिखना अधिक मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि शायद ये तो जो क्रिएटिविटी है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, कि वो जो हमें गुण दे देता है वह हमें ज़्यादा सरल लगता है। तो शायद मुझको उन्होंने कहानी के लिए अधिक चुना है, कविता के लिए कम चुना है। क्या कहानियों में कोई बाउंडेशन होती है कि शब्दों को तुम्हें ऐसे यूज करना है, इस तरह के शब्द यूज नहीं करना है किसी भी कहानी के अंदर? नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। और जो भी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, चाहे वह लेखक के तौर पर हो, चाहे एक पेंटर के तौर पर हो, तो वो तो जितने खांचे बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए ही होती है।
तो अगर लेखक किसी खांचे में बंद कर लिखेगा तो लिखने का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। मैम, आपने जितनी भी किताबें लिखी हैं, एक बार हमारे व्यूअर्स तक आप वो किताबों के नाम जरा बता दीजिए। जी, मेरा कहानी संग्रह है अपेक्षाओं के बियाबान, कथेतर में ये किताब है गिल्लू की नई कहानी, जिसे प्लीज आप लोग जरूर पढ़िएगा। और एक कविता संग्रह है मेरा, कोई फ्लैमिंगो कभी नीला नहीं होता। और एक उपन्यास है अप्रवीणा, जो कि ओरछा के जो राजा थे, राजा इंद्रजीत, और वहाँ हमारे जो राजकवि थे, कवि केशव, महाकवि केशव के नाम से उनको जाना जाता है, उनकी प्रेयसी थी राय प्रवीण। इन तीनों और राजा इंद्रजीत की पत्नियों के संबंधों पर वह आधारित है उपन्यास। तो अगर आप ओरछा और इस कहानी को और डिटेल में जानना चाहें तो इस उपन्यास को पढ़िएगा। आजकल के टाइम में मैम किसी भी तरह का टाइटल जो है यूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह का टाइटल दुनिया को या फिर काफी लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, उस चीज को ध्यान में रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किताब की कमर्शियल सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित ही ज़रूरी है। और भले ही शेक्सपियर ने कहा व्हाट इज़ इन द नेम, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो किताब के कवर से और शीर्षक से पड़ता है पाठक के ऊपर, एक अनजान पाठक के ऊपर तो खासकर से, कि अगर किसी ने निधि अग्रवाल का नाम नहीं सुना है तो अगर किताब का नाम उसको रोचक लगेगा तब वह खरीद लेगा। लेकिन अगर त्रिलोचन जी की कोई किताब है, महादेवी वर्मा जी की कोई किताब है, तो उसका कोई भी शीर्षक हो, मैं तो लेखक के नाम से उस किताब को खरीद लूँगी। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर आज के समय की अगर हम बात करें जहाँ मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हावी है, तो एक कैची सा अगर आपका शीर्षक है तो वो पाठक को अपनी ओर आकर्षित तो करता है। क्या कोई टाइटल 3-4 शब्दों का होना जरूरी है या फिर उसको थोड़ा सा बड़ा भी बनाया जा सकता है? अगर हम किताब की बात करें, अगर कोई किताब है, हमें कोई किताब लिखनी है, तो उसका टाइटल 2 या 3 शब्दों में ही होना चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है और सब कुछ ये लेखक के ऊपर निर्भर करता है। कई बार एक शब्द का भी शीर्षक होता है, जैसे मेरे उपन्यास का ही मैंने आपको बताया अप्रवीणा है, गीतांजलि श्री जी जिनको बुकर प्राइज मिला, जिनको उनके उपन्यास का नाम है माई। तो एक एक शब्द के भी शीर्षक रहते हैं और बहुत लंबे लंबे भी रहते हैं। मेरी ही किताब का नाम है कोई फ्लैमिंगो कभी नीला नहीं होता। तो वही बात है जो मैंने आपसे कहा कि हम कभी भी क्रिएटिविटी को किन्हीं नियमों में तो बांध ही नहीं सकते हैं। मैम, आजकल का जो टाइम है वो वेब सीरीज का है, वेब स्टोरीज हो गई या फिर जैसे फिल्म हो गई, उन चीजों को आजकल का यूथ काफी ज्यादा ग्रैब करता है। तो एक वेब स्टोरी लिखने में और एक रियल स्टोरी, एक बुक लिखने में कितना ज्यादा फर्क है? मैंने कभी कोई वेब सीरीज लिखी नहीं है, बट मुझे लगता है काफी अंतर है। क्योंकि जब हम किताब लिखते हैं, ये एक पक्षीय बात हो रही होती है और पन्नों पर वो जाएगी। लेकिन जब वेब सीरीज बनती है तो वहाँ पर विजुअल, ऑडियो इफेक्ट्स सब कुछ आ जाता है, और जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो टोटली अलग होती है। क्योंकि पूरा जो सीन है, एक वो 3D विजन आप वहाँ लेके चल रहे होते हो, कौन सा पात्र कहाँ खड़ा होगा, कैसी लाइटिंग होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, तो वो पूरे सीन का जो कंसिडरेशन है वो आपको लेना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अलग है कहानी लिखना और स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना। डायलॉग्स में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, और अगर स्टोरी राइटिंग है तो स्टोरी राइटिंग में कैरेक्टर्स जो बात कर रहे हैं आपस में, उसका कितना ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि डायलॉग्स तो किसी फिल्म के लिए यूज होते हैं या किसी वेब सीरीज के लिए या कोई ड्रामा के लिए यूज होते हैं, पर जो स्टोरी है वो काफी लोगों तक जाती है और वो स्टोरी काफी लोग रिलेट भी कर पाते हैं खुद से। तो उसमें किस तरह के वर्ड्स का या किस तरह से संवाद जो है उनके बीच का, उस चीज में ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, ऐसी भी बहुत सुंदर कहानियां हमारे पास हैं जिनमें एक भी संवाद नहीं है, और वो जो पात्र है उसके मन के भीतर ही भीतर घटता रहा सब कुछ, या एक नरेटर ने जैसे संजय ने महाभारत का वर्णन करा था वैसे वर्णन कर दिया पूरा। और यह भी हो सकता है कि पूरी की पूरी कहानी सिर्फ संवादों पर आधारित करके हम लिखते हैं, तो ये तो लेखक की अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो निश्चित ही वहाँ संवाद बहुत क्रिस्प होने ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी कहानी आगे बढ़ रही है वो मुख्यतः संवादों के माध्यम से आगे बढ़ रही है वहाँ पर। तो उनका बहुत रोचक होना, छोटा होना कि ऑडियंस को समझ में आ जाए, मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। क्या किसी किताब के जो चैप्टर्स हैं उनका छोटा होना भी कहीं ना कहीं है कि
अगर ये मैंने एक बुक लिखी है तो उस बुक में अगर 5 चैप्टर्स हैं तो उसको 5 चैप्टर्स को मैं इतना समराइज कर दूं कि लोगों तक मेरी बात चली भी जाए और लोग उस चीज को पढ़ के काफी ज्यादा मनोरंजन भी अपना कर लें और उसको खुद से रिलेट भी कर सके। क्या ये सच है कि हम ऐसा कर सकते हैं, कम शब्दों में अपनी बातें कहना? अब देखिए, जैसा समय है तो निश्चित ही रूप से जो लेखक जितना कम शब्दों में अपनी बात कह जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि गुम्फित करना, कठिन करके कहना, वो उसके हक में तो जाएगा ही। क्योंकि लेकिन ये भी है कि जब आप कम शब्दों में बात करते हैं उतनी ज्यादा, मैं कैसे कहूँ कि डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो पाठक का बौद्धिक स्तर भी फिर उतना चाहिए कि वो उस जटिलता को स्वीकार कर सके और उसको डिकोड कर सके। और अगर हम इसको छोड़ दें और सिर्फ देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी कि जो कि सिनेमा के संदर्भ में भी आप जानते हैं कि जो कला फिल्में होती हैं और जो कमर्शियल फिल्में होती हैं, उनकी ऑडियंस बिल्कुल अलग होती है, उनकी राइटिंग बिल्कुल अलग होती है, उनकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। एक ही कहानी पर कमर्शियल फिल्में बनती रहती हैं, हर एक साल में मेरे ख्याल से 5-6 लव स्टोरीज तो आई जाती होंगी, उनमें सिर्फ कलाकार अलग होते हैं, कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसी तरीके से साहित्य भी 2 भागों में निश्चित रूप से बटा हुआ है, एक पॉपुलर लिटरेचर रहता है और एक विशुद्ध साहित्यिक किताबें रहती हैं। तो दोनों का पाठक वर्ग अलग होता है और दोनों का जो लेखन शैली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब ये इस पे डिपेंड करेगा कि लेखक क्या चाह रहा है, लेखक किस तरीके से अपने आप को देख रहा है। अगर वह एक बड़े रीडर वर्ग तक पहुंचना चाहता है, एक आम पाठक को टारगेट करके लिखना है, जितनी सहज सरल भाषा लिखेगा, जितना आम संवाद की भाषा लिखेगा, उतने ज्यादा पाठक उससे कनेक्ट हो सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। लेकिन जितना जितना वो आगे परिष्कृत होता जाएगा, भाषा अपने आप जटिल होती जाएगी, कहानी अपने आप जटिल होती जाएगी और जो पाठक वर्ग है वो सिकुड़ता जाएगा। उसके लिए आपको तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब जैसे आजकल हम जानते हैं कि यूथ विजुअलाइज जो जमाना हो गया आजकल, तो लोग उस साइड को ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू बुक्स। तो बुक में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए कि लोग जुड़े रहें आप लोगों से कि हाँ अब आगे क्या है, कहानी आगे क्या है? क्योंकि बुक में कोई भी विजुअल यूज नहीं होता है, बुक में कोई इतनी पिक्चर्स यूज नहीं होती है। अगर हम फिल्मों की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो आप पूछना चाह रही हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पेरेंट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर और एक सोसाइटी के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बचपन से ही रीडिंग हैबिट डालें, उनको किताबों से इंट्रोड्यूस करें। क्यों, मैं वो आपको बताती हूँ कि आपने कहा कि बुक्स में विजुअल्स नहीं होते, लेकिन वो आपकी जो विजुअल क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाते हैं। जब एक बच्चा बुक पढ़ता है तब आपको लगता है कि वो बुक पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ नहीं रहा होता, वो उस बुक को देख रहा होता है। अगर उसमें लिखा एक राक्षस है तो अगर 4 बच्चे उस किताब को पढ़ रहे हैं, वो हर 4 बच्चे से अगर आप कहें कि उस राक्षस को ड्रॉ करो तो वो हर बच्चा एक अलग राक्षस वहां पर बनाएगा। जब आप कहते हैं एक पेड़ है तो हो सकता है मैं गुलमोहर का पेड़ सोचूं, आप अमलतास का पेड़ सोचें। तो एक छोटा बच्चा जब किताब पढ़ता है या कोई बड़ा भी पढ़ता है तो ये हमारी सारी सेंसरी ऑर्गन्स जो है ना उनको एक्टिवेट करता है। लेकिन जब हम पर्दे पे कोई चीज देखते हैं तो हम वही चीज देखते हैं जो कि हमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर दिखा रहा होता है। तो हम कहीं ना कहीं एक थोड़ा कुंद दिमाग के संग उस चीज को देखते हैं, हमको ट्रैप कर लिया जाता है कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप ये देखिए। लेकिन एक व्यक्ति के विकास के लिए क्या जरूरी है कि जितना ज्यादा आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करेंगे। तो ये आप बार बार जो बात कह रहे हैं और इस बात से मुझे बड़ी आपत्ति रहती है कि हम कहते हैं युवा तो पढ़ता नहीं है, युवा तो हिंदी नहीं समझता है। तो ये तो आपकी गलती है, युवा की गलती नहीं है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो आप उसे रोज मैगी तो नहीं खिलाते ना, आप वो तरीके ढूंढते हैं कि बच्चा कैसे पौष्टिक खाना खाएगा। तो हमें बात इस पे करनी है कि हम वो क्या कर सकते हैं कि हमारा युवा वापस हमारी जड़ों की तरफ लौटे, हिंदी की तरफ लौटे। और अगर एक जनरेशन ऐसी डेवलप हो रही है जो पढ़ना नहीं चाह रही, किताबें नहीं पढ़ना चाह रही, तो हम ऐसा क्या करें कि वो पढ़ने का संस्कार वापस लौटे। इस पर हमको बात करनी चाहिए। अगर हम किताबों की बात करें तो किताबों के लिए कोई बाउंडेशन होती है कि तुम इतनी ही जो है एक कहानी की पार्ट्स निकाल सकते हो? क्योंकि कई बार एक किताब के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई बाउंडेशन है? बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैं फिर वही बात कहूंगी कि जितने भी क्रिएटिव फील्ड हैं उनमें क्रिएटिव इसीलिए कहते हैं कि आप जितने ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, पूरी आपको फ्रीडम है। पूरी जो एक जितना बड़ा रचनाकार होता है ना, वो उतना उन्मुक्त और उतना स्वतंत्रता लेकर वो बड़ा बनता है।
बिल्कुल आप एक कहानी को एक पेज पर ख़त्म कर सकते हैं, एक ही कहानी को आप 10 पार्ट में भी चला सकते हैं। ये सिर्फ़ एक रचनाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लेखन को कैसे देखता है, क्या वो सोच रहा है और किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है। क्या मैम मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से आप किताबें लिख रही हैं उस तरह से आप किसी मूवी को भी लिख सकती हैं या किसी वेब सीरीज को भी आगे चलकर लिख सकती हैं? फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई मांग नहीं है कोई इस तरीके का, लेकिन निश्चित ही रूप से अगर कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है, ऐसी मेरे पास आती है डिमांड, तो मैं ज़रूर उसको एक चांस देना चाहूँगी। और क्योंकि ये मेरे लिए भी एक प्रयोग के तौर पर होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे, तो मुझे खुशी होगी उसको ट्राई करने में। हालाँकि मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैं सफल होंगी कि असफल, लेकिन एक प्रयास तो ज़रूर करना चाहूँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के इस पॉडकास्ट में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये उम्मीद मैं आपसे ज़रूर करती हूँ।